सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी फॉर सब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट फोर्थ के पार्ट 2 को। अगर आपने यूनिट फोर्थ का पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जाकर देख सकते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत जरूरी हैं और आपकी हेल्प की मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि न्यूरल नेटवर्क क्या होते हैं। तो न्यूरल नेटवर्क्स क्या होते हैं? ये मशीन लर्निंग मॉडल्स होते हैं जो कि इंस्पायर्ड होते हैं ह्यूमन ब्रेन से, जिनके अंदर हम इंटरकनेक्टेड नोड्स होती हैं जिनको न्यूरॉन्स बोला जाता है, और उनको ऑर्गेनाइज किया जाता है लेयर्स में। ठीक है, न्यूरल नेटवर्क्स क्या हैं? ये मशीन लर्निंग मॉडल्स हैं जो कि ह्यूमन ब्रेन को क्या करते हैं, वो ह्यूमन ब्रेन से इंस्पायर्ड है। मशीन लर्निंग मॉडल्स जो कि ह्यूमन ब्रेन से इंस्पायर्ड है उनको बोला जाता है न्यूरल नेटवर्क्स। इनके अंदर इंटरकनेक्टेड नोड्स होती हैं जो कि लेयर्स के अंदर ऑर्गेनाइज्ड है। इसके की कंपोनेंट्स की बात करें तो इसके अंदर न्यूरॉन्स होते हैं। न्यूरॉन्स क्या है? वो बेसिक यूनिट होती है जो कि इनपुट रिसीव करती है, वेट सप्लाई करती है और बाइसिस करती है, और ये उसको एक्टिवेशन फंक्शन की तरह यूज किया जाता है। न्यूरॉन्स क्या है? न्यूरॉन्स नोड्स होते हैं, यानी कि बेसिक नोड्स होते हैं जो इनपुट रिसीव करते हैं, इनपुट भेजते हैं। ठीक है, लेयर्स क्या होती हैं? लेयर्स के अंदर एक इनपुट लेयर होती है, एक हिडन लेयर होती है, एक आउटपुट लेयर होती है। इनपुट लेयर का काम होता है कि वो डेटा को रिसीव करती है। हिडन लेयर का काम होता है कि वो इंटरमीडिएट कंप्यूटर्स को परफॉर्म करती है, और आउटपुट क्या करती है? वो फाइनल रिजल्ट को देती है। रिसीव जैसे 2+3 आया तो हिडन लेयर ने क्या किया? 2+3 को ऐड करा, यहाँ पे कंप्यूटेशन हुई। उसके बाद आउटपुट लेयर ने क्या किया? उसका आउटपुट निकाल दिया 5। तीसरा है वेट्स एंड बाइसेस। वेट्स एंड बाइसेस क्या है? ये पैरामीटर्स होते हैं जो एडजस्ट करते हैं इनपुट के इन्फ्लुएंस को और न्यूरॉन के आउटपुट को शिफ्ट करते हैं। चौथा होता है एक्टिवेशन का फंक्शन। एक्टिवेशन फंक्शन क्या है? ये इंट्रोड्यूस करती है नॉन लीनियरिटी को। बात करें न्यूरल नेटवर्क के आर्किटेक्चर की, तो न्यूरल नेटवर्क का आर्किटेक्चर 3 टाइप में होता है। एक होता है फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क्स, एक होते हैं रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स, एक होते हैं कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स। ठीक है, तो न्यूरल नेटवर्क हमने समझ लिया। न्यूरल नेटवर्क क्या है? ये मशीन लर्निंग मॉडल्स हैं जो कि इंस्पायर्ड होते हैं ह्यूमन ब्रेन से। इनके अंदर इंटरकनेक्टेड नोड्स होती हैं जिनको न्यूरॉन्स बोला जाता है, और इसको हम लेयर्स में ऑर्गेनाइज करते हैं। की कंपोनेंट्स की बात करें तो इसके अंदर न्यूरॉन्स होते हैं जो कि बेसिक यूनिट होती है। इसके अंदर फिर दूसरी चीज क्या होती है की कंपोनेंट? वो होता है लेयर्स, जो कि 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक इनपुट लेयर होती है जो कि रिसीव करती है डेटा को, एक होती है हिडन लेयर जिसके अंदर सारा का सारा इंटरमीडिएट कंप्यूटेशन होता है, तीसरी होती है आउटपुट लेयर जो कि फाइनल रिजल्ट को प्रोड्यूस कर रही होती है। तीसरा की कंपोनेंट होता है वेट्स और बाइसेस, यानी कि वो पैरामीटर्स होते हैं जो कि एडजस्ट करते हैं इनपुट के इन्फ्लुएंस को और न्यूरॉन के आउटपुट को। चौथा होता है एक्टिवेशन फंक्शन जो कि इंट्रोड्यूस करता है नॉन लीनियरिटी को। ठीक है, नॉन लीनियरिटी को। अब हम इसके आर्किटेक्चर की बात करें तो इसके 3 टाइप का आर्किटेक्चर होता है। पहला है फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क्स, दूसरा है रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स, तीसरा है कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स। फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क्स क्या करता है? उसके अंदर इंफॉर्मेशन एक डायरेक्शन में फ्लो करती है। रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स में साइकिल्स होते हैं सीक्वेंशियल डेटा के, और कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क के अंदर प्रोसेस ग्रिड होता है, लाइक डेटा, एग्जांपल इमेजेस। ठीक है, हम बात करते हैं मल्टी लेयर फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क क्या होता है। ठीक है, तो मल्टी लेयर फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क क्या होता है? तो मल्टी लेयर फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क एक आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क होता है जहां पे कनेक्शन जो होता है नोड्स के बीच में वो साइकिल फॉर्म नहीं होता करता है। सो ए मल्टी लेयर फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क is a type of artificial neural network where the connections between the nodes do not form a cycle. ठीक है, जैसे रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स में साइकिल फॉर्म होती थी ना, वैसे मल्टीलेयर फीड फॉरवर्ड न्यूरल में साइकिल नहीं बनती है। इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें एक इनपुट लेयर होती है जो कि रिसीव करती है इनपुट फीचर्स को, एक होती है हिडन लेयर जो कि इंटरमीडिएट लेयर्स होती है जहां पे न्यूरॉन वेट्स को अप्लाई करती है, बाइसेस को करती है, एक्टिवेशन फंक्शंस होते हैं, यानी कि यहाँ पर सारे के सारे लॉजिकल चीजें हो रही होती हैं, और एक होती है आउटपुट लेयर जो कि फाइनल आउटपुट प्रोड्यूस करती है आफ्टर द फॉर द क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन टास्क। आउटपुट लेयर क्या है? ये फाइनल आउटपुट प्रोड्यूस करती है फॉर द क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन टास्क। इसके की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इसके अंदर फीड फॉरवर्ड की कैरेक्टरिस्टिक होती है, यानी कि इसके अंदर डेटा इनपुट से आउटपुट की तरफ फ्लो करता है एक डायरेक्शन में विदाउट साइकिल। दूसरा ये एक्टिवेशन फंक्शन होता है इसके अंदर, यानी कि नॉन लीनियर फंक्शंस का यूज करती है, जैसे कि रेलू, सिग्मॉइड और टैन। इसके अंदर वेट्स और बाइसेस का यूज आता है जो कि पैरामीटर्स होते हैं जो कि हम एडजस्ट करते हैं ड्यूरिंग ट्रेनिंग। ठीक, इतना आप समझ गए होंगे। अगला है डिफरेंस क्या होता है फीड फॉरवर्ड के बीच में और फीडबैक सिस्टम के बीच में।
सो हम बात करते हैं डिफरेंस क्या है फॉरवर्ड, फीड फॉरवर्ड और फीडबैक सिस्टम में। तो डिफरेंस बिटवीन फीड फॉरवर्ड एंड फीडबैक सिस्टम लाइज इन हाउ इंफॉर्मेशन फ्लोज विद इन द सिस्टम। तो डिफरेंस लाई करता है उनके फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन के ऊपर एंड प्रेजेंस ऑफ एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ द लूप्स इन द इंफॉर्मेशन पाथ। तो ये हमारे पास टेबल है जिसके बेसिस पे हम फीड फॉरवर्ड और फीडबैक सिस्टम के बीच में डिफरेंस पता करेंगे। तो फीडबैक सिस्टम, फीड फॉरवर्ड सिस्टम में जो इन्फॉर्मेशन का फ्लो होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है, यानी कि एक डायरेक्शन में फ्लो करेगा, जबकि फीडबैक में बाई डायरेक्शनल होता है। फीड फॉरवर्ड में कोई भी लूप फॉलो नहीं होता है, लेकिन फीडबैक के अंदर लूप्स होते हैं। फीड फॉरवर्ड सिस्टम के अंदर रिस्पॉन्स टाइम इमीडिएट होता है और फीडबैक सिस्टम में डिले हो सकता है। फीड फॉरवर्ड में मेमोरी नहीं होती है, जबकि फीडबैक सिस्टम में मेमोरी होती है। वहीं फीड फॉरवर्ड सिस्टम के अंदर सेल्फ रेगुलेशन नहीं होता है और फीडबैक सिस्टम के अंदर एक सेल्फ रेगुलेशन होता है। फीड फॉरवर्ड के एग्जांपल क्या है? सिंपल सेंसर बेस्ड सिस्टम और फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क्स, जहां पे जो इंफॉर्मेशन है वो यूनिडायरेक्शनल होता है, यानी कि इनपुट से आउटपुट की तरफ जाता है। वहीं बायडायरेक्शनल में क्या, फीडबैक सिस्टम में क्या होता है? वहां पर इंफॉर्मेशन का फ्लो बाई डायरेक्शनल है। फीडबैक सिस्टम के एग्जांपल्स की बात करें तो थर्मोस्टेट रेगुलेटिंग रूम टेम्परेचर, ये फीडबैक सिस्टम का एग्जांपल है। कंट्रोल सिस्टम्स इन द इंजीनियरिंग और रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स इसके एग्जांपल हैं। समरी में हम कह सकते हैं कि फीड फॉरवर्ड सिस्टम जो है वो प्रोसेस करते हैं इनपुट को विदाउट कंसीडरिंग पास्ट आउटपुट्स, वहीं फीडबैक सिस्टम क्या करते हैं? वो पास्ट आउटपुट से फ्यूचर बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। इतना डिफरेंस समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जेनेटिक एल्गोरिथम क्या होता है डेटा माइनिंग में। जेनेटिक एल्गोरिथम क्या है डेटा माइनिंग में? तो जेनेटिक एल्गोरिथम्स होते हैं ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स। सो जेनेटिक एल्गोरिथम्स क्या है? दे आर द ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स जो कि इंस्पायर हुए हैं बाय द प्रोसेस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन एंड जेनेटिक्स। जेनेटिक एल्गोरिथम क्या है? ये ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स हैं जो कि इंस्पायर्ड होती हैं बाय द प्रोसेस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन एंड जेनेटिक्स। इन डेटा माइनिंग, genetic algorithms are used to efficiently search data and complex solution spaces to find optimal or near optimal solutions। तो डेटा माइनिंग के अंदर हम जेनेटिक एल्गोरिथम्स का यूज करते हैं ताकि हम एफिशिएंटली सर्च कर पाएं लार्ज और कॉम्प्लेक्स डेटा के सॉल्यूशंस को, जिनसे हम ऑप्टिमल और नियर ऑप्टिमल सॉल्यूशंस निकाल पाते हैं फॉर द ऑप्टिमाइजेशन एंड सर्च प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि किस तरीके से जेनेटिक एल्गोरिथम अप्लाई होता है डेटा माइनिंग में। तो एल्गोरिथम की ओवरव्यू की बात करें, सबसे पहले इसका होता है इनिशियलाइजेशन, जिसमें हम क्या करते हैं? वी बिगिन विद द पॉपुलेशन ऑफ पोटेंशियल सॉल्यूशन रिप्रेजेंटेड एज क्रोमोसोम्स। यहाँ पे हम पॉपुलेशन ऑफ द पोटेंशियल सॉल्यूशंस को रिप्रेजेंट करते हैं क्रोमोसोम्स की तरह। फिर उसके बाद हम हर एक इंडिविजुअल जो पॉपुलेशन है उसको इवेल्युएट करते हैं यूजिंग ए फिटनेस फंक्शन, जो कि फिटनेस फंक्शन क्या करता है? वो मेजर करता है उसकी सूटेबिलिटी और उसकी क्वालिटी को फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम। उसके बाद हम सिलेक्शन करते हैं, यानी कि हम इंडिविजुअल्स को सिलेक्ट करते हैं बेसिस ऑन देयर फिटनेस स्कोर। ठीक है, जो सर्व करते हैं पेरेंट्स की तरफ फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। तो हायर फिटनेस इंडिविजुअल्स जो होंगे उनको सबसे ज्यादा सिलेक्ट किया जाता है। फिर उसके बाद करते हैं हम क्रॉसओवर। ठीक है, तो क्रॉसओवर में क्या करते हैं? हम सिलेक्टेड पेरेंट जो हैं वो क्रॉसओवर अंडरगो करते हैं और रिकॉम्बिनेशन करते हैं, जहां पे जेनेटिक मटेरियल्स को एक्सचेंज किया जाता है टू क्रिएट न्यू ऑफस्प्रिंग सॉल्यूशंस। फिर हम करते हैं म्यूटेशन, यानी कि रैंडम चेंजेस करते हैं ऑफस्प्रिंग्स में, उनके जेनेटिक मटेरियल में, जिससे कि डाइवर्सिटी बनी रहे पॉपुलेशन के अंदर। उसके बाद हम करते हैं रिप्लेसमेंट, यानी कि नए ऑफस्प्रिंग्स को हम रिप्लेस करते हैं सम इंडिविजुअल्स से करंट पॉपुलेशन की, जो कि टिपिकली बेस्ड होता है फिटनेस और एरिटेंस स्ट्रेटजी के ऊपर। अगला है टर्मिनेशन, यानी कि हम इस प्रोसेस को रिपीट करते रहते हैं until the fixed number of generations are met। ठीक है, तो एल्गोरिथम ओवरव्यू कैसे, मतलब कैसे स्टार्ट करते हैं इसको डेटा माइनिंग के अंदर। सबसे पहले होता है इनिशियलाइजेशन, जहां पे पॉपुलेशन से हम बिगन करते हैं और हर एक इंडिविजुअल को हम क्रोमोसोम की तरह रिप्रेजेंट करेंगे। फिर उसके बाद दूसरा प्रोसेस आता है इवैल्यूएशन के, जहां पे हम क्या करते हैं? हर एक इंडिविजुअल जो होता है उसको, जो हर एक इंडिविजुअल है पॉपुलेशन का, उसको हम इवैल्यूएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ ए फिटनेस फंक्शन। जहां पे फिटनेस फंक्शन क्या है? वो एक मेजरमेंट होता है जिससे हम ये चेक करते हैं कि जो कोई भी इंडिविजुअल है वो सुइटेबल है और उसकी क्वालिटी अच्छी है फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम। तीसरे प्रोसेस में हम करते हैं सेलेक्ट, यानी कि इंडिविजुअल्स को हम फिटनेस स्कोर के बेसिस पे सिलेक्ट कर लेते हैं कि ये पेरेंट्स की तरह काम करेंगे नेक्स्ट जनरेशन के लिए, और यहाँ पर हम हायर फिटनेस जनरेशन को सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है? जैसे फौज की भर्तियां होती हैं, ठीक है, वहां पे क्या होता है? जो सबसे फिटेस्ट बंदा होता है, ठीक है, उसको सिलेक्ट किया जाता है आर्मी के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर भी ऐसा ही होता है कि जो हाईएस्ट फिटनेस इंडिविजुअल होगा
उसको हम सबसे ज्यादा जल्दी सिलेक्ट कर लेंगे। फिर हम करते हैं क्रॉसओवर। क्रॉसओवर यानी कि सिलेक्टेड पेरेंट्स को हम कंबाइन करते हैं विद देयर जेनेटिक मटेरियल टू क्रिएट न्यू ऑफस्प्रिंग्स। ठीक, तो हम नए अच्छे ऑफस्प्रिंग्स पैदा हो, इसलिए हम एक अच्छे बंदे को हायर कर लेते हैं, यानी कि उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर हम करते हैं म्यूटेशन, यानी कि रैंडम चेंजेस को इंट्रोड्यूस करते हैं ऑफस्प्रिंग्स में, ऑफस्प्रिंग्स के जेनेटिक मटेरियल में, जिससे कि डाइवर्सिटी बनी रहे पॉपुलेशन में, और फिर रिप्लेसमेंट होता है और फिर टर्मिनेशन हो जाता है। तो ये होता है जेनेटिकल एल्गोरिथम इन डेटा माइनिंग। अगला है एप्लीकेशन क्या है डेटा माइनिंग के, इसके एप्लीकेशंस क्या है डेटा माइनिंग में। तो ये यूज होता है फॉर द फीचर सिलेक्शन, यानी कि इससे हम एफिशिएंटली एक्सप्लोर कर सकते हैं फीचर्स के सबसेट को। फॉर इम्प्रूव्ड मॉडल परफॉर्मेंस यूज होता है मॉडल ऑप्टिमाइजेशन में, यानी कि हम इससे मॉडल ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं। ये क्लस्टरिंग के लिए यूज होता है, यानी कि हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं पैरामीटर्स को फॉर बेटर रिजल्ट्स। ये एसोसिएशन रूल माइनिंग के लिए हेल्प होता है। इसकी एप्लीकेशन क्या है, इट इज ऑल्सो यूज्ड इन एसोसिएशन रूल माइनिंग टू डिस्कवर हाई क्वालिटी एसोसिएशन रूल्स फ्रॉम डेटा। इसके एडवांटेजेस की बात करें तो ये ग्लोबल सर्च में काम आता है, क्योंकि ये इफेक्टिव होता है फॉर फाइंडिंग द ग्लोबली ऑप्टिमल और नियर ऑप्टिमल सॉल्यूशंस। ये पैरेललिज्म में यूज होता है, क्योंकि इससे हम फास्टर एक्सप्लोरेशन कर सकते हैं सॉल्यूशन स्पेस का। इसके अंदर कोई भी ग्रेडियंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ये भी इसका एडवांटेज है। चैलेंजेस की बात करें तो इसके अंदर कॉम्पिटिशनल कॉम्प्लेक्सिटी होती है, ये इसका चैलेंज है, क्योंकि लार्ज सॉल्यूशन स्पेसेस को सर्च करना बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, ये इसके चैलेंज है। और दूसरी चैलेंज क्या है, पैरामीटर ट्यूनिंग, यानी कि प्रॉपर पैरामीटर सेटिंग भी बहुत ज्यादा क्रूशियल है। और प्री मैच्योर कन्वर्जेंस, यानी कि कन्वर्ज जो है वो सब ऑप्टिमल सॉल्यूशंस में भी हो सकता है, जिससे डाइवर्सिटी लॉस्ट हो सकती है। तो ये इसकी एप्लीकेशन है, एडवांटेजेस हैं और चैलेंजेस हैं। बढ़ते हैं पैरेलल एल्गोरिथम और डिस्ट्रीब्यूटेड एल्गोरिथम में डिफरेंस क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन की बात करें तो पैरेलल एल्गोरिथम सॉल्व करता है किसी भी प्रॉब्लम को बाय एग्जीक्यूटिंग टास्क साइमल्टेनियसली ऑन मल्टीपल प्रोसेसेस यूनिट्स विद इन अ सिंगल मशीन, यानी कि एक सिंगल मशीन पे हम काफी सारे टास्क को अगर साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो वो होता है पैरेलल एल्गोरिथम। और डिस्ट्रीब्यूटेड एल्गोरिथम क्या करता है, वो सॉल्व करता है किसी भी प्रॉब्लम को बाय कोऑर्डिनेटिंग टास्क्स अक्रॉस मल्टीपल मशीन कनेक्टेड विया नेटवर्क। यानी कि अगर हमारे पास एक कंप्यूटर है और उस पर ही हम 10 चीजें कर रहे हैं तो वो हो गई पैरेलल एल्गोरिथम, और अब उन्हीं 10 चीजों को हम डिस्ट्रीब्यूट करके 10 अलग अलग कंप्यूटर्स पे कर रहे हैं तो हो गई डिस्ट्रीब्यूटेड एल्गोरिथम। पैरेलल एल्गोरिथम के एग्जीक्यूशन मॉडल की बात करें तो वो डिवाइड कर लेता है वर्कलोड को स्मॉल स्मॉल टास्क में, जो कि एक साथ कंकरेंटली एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं। वहीं डिस्ट्रीब्यूटेड एल्गोरिथम में क्या होता है, हम डिवाइड कर लेते हैं वर्कलोड को स्मॉलर टास्क में और वो डिफरेंट नोड्स पर एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं। कम्युनिकेशन की बात करें तो पैरेलल एल्गोरिथम के अंदर जो कम्युनिकेशन होती है वो थ्रेड्स और प्रोसेस के बीच में होती है विद इन अ सिंगल मशीन। वहीं डिस्ट्रीब्यूटेड एल्गोरिथम में कम्युनिकेशन होती है बिटवीन नोड्स ओवर ए नेटवर्क, क्योंकि ये सारे के सारे जो कंप्यूटर्स हैं यहाँ पे नोड्स हैं, ये सब एक नेटवर्क से कनेक्टेड है ना, तो इसी के थ्रू इनमें कम्युनिकेशन हो रहा होगा। पैरेलल एल्गोरिथम में फॉल्ट टॉलरेंस जो होता है वहां पे लेस फोकस होता है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेड एल्गोरिथम क्या करते हैं, वो इनकॉर्पोरेट करते हैं मैकेनिज्म्स को फॉर हैंडलिंग नोड फेलियर्स एंड नेटवर्क पार्टीशन। पैरेलल एल्गोरिथम की स्केलेबिलिटी की बात करें तो वो लिमिटेड होते हैं बाय द नंबर ऑफ प्रोसेसिंग यूनिट्स विद इन अ सिंगल मशीन। वहीं डिस्ट्रीब्यूटेड को हम स्केल कर सकते हैं फॉर द लार्ज प्रॉब्लम साइजेस बाय एडिंग मोर नोड्स। एग्जांपल की बात करें तो पैरेलल मर्ज सॉर्ट इसका एग्जांपल है, पैरेलल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एल्गोरिथम इसका एग्जांपल है, पैरेलल इमेज प्रोसेसिंग एल्गोरिथम इसका एग्जांपल है। डिस्ट्रीब्यूटेड एल्गोरिथम की एग्जांपल्स की बात करें तो डिस्ट्रीब्यूटेड कंसेंसस एल्गोरिथम इसके एग्जांपल है, डिस्ट्रीब्यूटेड ग्राफ प्रोसेसिंग एल्गोरिथम्स यानी कि मैपरेड्यूस वगैरह इसका एग्जांपल है। तो ये होता है डेफिनेशन और इनके बीच में डिफरेंसेस। ठीक, इसका आप यहाँ से ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। समझते हैं क्लस्टरिंग क्या होता है। सो क्लस्टरिंग इज अ मेथड ऑफ अनसुपरवाइज्ड लर्निंग that involves grouping of set of objects in such a way that objects in the same group are called as clusters and are more similar to each other than those in other groups। तो क्लस्टरिंग में क्या करते हैं हम, एक ये अनसुपरवाइज्ड लर्निंग की टेक्निक होती है या एक मेथड होता है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग का, जहां पे हम कुछ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप करते हैं और उन ग्रुप्स को अलग अलग हम बोलते हैं क्लस्टर्स, और इस पर्टिकुलर क्लस्टर के जो अंदर जो चीजें होंगी उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स सेम होंगी और इस पर्टिकुलर क्लस्टर के अंदर जो चीजें होंगी उनकी जो प्रॉपर्टीज होंगी वो भी सिमिलर होंगी। ठीक समझिए। तो क्लस्टरिंग इज अ मेथड ऑफ अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, ये एक अनसुपरवाइज्ड लर्निंग का मेथड होता है जिसके अंदर हम सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप करते हैं एक ऐसे तरीके से जहां पे हर एक ऑब्जेक्ट एक सेम ग्रुप का उसके अंदर सिमिलर चीजें होती हैं दूसरे ग्रुप से। समझिए, ठीक है। एक है वेजिटेबल्स, एक है फ्रूट्स,
तो फ्रूट्स में जो आइटम्स आएंगे उनकी प्रॉपर्टीज फ्रूट से मैच करेंगी, और वेजिटेबल्स के अंदर जो आइटम्स आएंगे उनकी प्रॉपर्टीज वेजिटेबल्स है। तो ये वेजिटेबल्स वाला जो ग्रुप है वो एक अलग क्लस्टर है, और फ्रूट्स वाला जो ग्रुप है वो एक अलग क्लस्टर है। ठीक है, तो अब हम बात करें कौन कौन से टाइप्स होते हैं क्लस्टर्स के। तो हमारे पास कई सारे टाइप्स होते हैं क्लस्टरिंग के। पहला होता है के मीन क्लस्टरिंग, जहां पे के रेफर करता है नंबर ऑफ क्लस्टर्स से। ये एल्गोरिदम यूज होता है फॉर द पार्टीशन ऑफ डेटा सेट्स इनटू के क्लस्टर्स, और हर एक क्लस्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय इट्स मीन। ठीक है, के मीन क्लस्टरिंग में करते हैं। यहाँ पर के जो है वो रेफर करता है नंबर ऑफ क्लस्टर्स से। इस एल्गोरिदम का जो पार्टीशन होता है उसका पार्टीशन हम करते हैं के क्लस्टर्स के अंदर, और हर एक क्लस्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है उसके मीन के द्वारा। एक होती है हायरार्किकल क्लस्टरिंग, यानी कि दिस मेथड्स बिल्ड ए हायरार्की ऑफ क्लस्टर्स ईच थ्रू बॉटम अप्रोच और टॉप डाउन अप्रोच। हायरार्की क्लस्टर में क्या होता है कि सबसे बड़ा ग्रुप ऊपर होगा, उससे छोटा नीचे, उससे छोटा नीचे, उससे छोटा नीचे, या फिर सबसे छोटा ऊपर, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, इस तरीके से। यानी कि ये मेथड जो होता है हायरार्की ऑफ क्लस्टर्स का, उसको अदर हम किससे मेथड का बिल्ड कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ बॉटम अप्रोच या टॉप डाउन अप्रोच। दूसरी है हायरार्किकल क्लस्टरिंग। एक होता है डीबी स्कैन। डीबी स्कैन क्या है, डेंसिटी बेस्ड स्पेशियल क्लस्टरिंग ऑफ एप्लीकेशंस विद नॉइज। तो दिस टाइप फाइंड्स कोर सैंपल्स ऑफ हाई डेंसिटी एंड एक्सपेंड्स क्लस्टर फ्रॉम देम। तो इस टाइप में हम क्या करते हैं, यानी कि डेंसिटी बेस्ड स्पेशल क्लस्टरिंग ऑफ एप्लीकेशंस विद नॉइज में क्या करते हैं, इसके अंदर कोल सैंपल्स को फाइंड आउट करते हैं जिनकी हाई डेंसिटी होती है, और एक्सपेंड करते हैं क्लस्टर्स को उनसे। ये गुड होता है, यानी कि अच्छा होता है फॉर द डेटा जिसके अंदर क्लस्टर्स जो है वो सिमिलर डेंसिटी के होते हैं। तीसरी टाइप है मीन शिफ्ट क्लस्टरिंग, यानी कि इसके अंदर हम स्लाइडिंग विंडो बेस्ड एल्गोरिदम होता है जो कि असाइन करता है डेटा पॉइंट्स को टू द क्लस्टर्स इटरेटिवली बाय शिफ्टिंग पॉइंट्स टुवर्ड्स द मोड, यानी कि हाई डेंसिटी ऑफ द डेटा पॉइंट इन द रीजन। मीन शिफ्ट क्लस्टरिंग होती है। एक होती है स्पेक्ट्रल क्लस्टरिंग। सो दिस टेक्निक इज यूज्ड बाय this technique uses the eigenvalues of a similarity matrix to reduce dimensionality before clustering in a few dimensions. स्पेक्ट्रल क्लस्टरिंग क्या होती है, एक टेक्निक होती है जो कि आइगन वैल्यूज का यूज करती है टू रेड्यूस डायमेंशनलिटी। एक होता है ऑप्टिक्स, यानी कि ऑर्डरिंग पॉइंट्स टू आइडेंटिफाई द क्लस्टर स्ट्रक्चर। ये सिमिलर होता है डीबी स्कैन से। डीबी स्कैन और ऑप्टिक्स ये आपको पढ़ के जाना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ जाते हैं। ये सिमिलर है डीबी स्कैन के, और ये यूज करता है दो पैरामीटर्स को टू आइडेंटिफाई द क्लस्टरिंग स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन द डेंसिटी ऑफ डेटा पॉइंट्स। एक होता है एफिनिटी प्रोपगेशन, ये एक्स्ट्रा है, इनको पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। एफिनिटी प्रोपगेशन यूज करता है ग्राफ बेस्ड अप्रोच का यूज करता है ये, टू लेट डेटा पॉइंट्स कम्युनिकेट विद ईच अदर टू डिसाइड विच डेटा पॉइंट इज द मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द क्लस्टर। और एक होती है एग्लोमेरेटिव क्लस्टरिंग, यानी कि ये यूज करता है हायरार्की क्लस्टरिंग होती है ये, जो बिल्ड करती है नेस्टेड क्लस्टर्स को बाय मर्जिंग देम सक्सेसफुली। यानी कि एग्लोमेरेटिव क्लस्टरिंग में क्या होता है, हम नेस्टेड क्लस्टर्स को बनाते हैं। तो समझ गए क्लस्टरिंग क्या होती है और कितने टाइप्स की होती है, वो हमने बता दिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन कौन से डिफरेंट डेटा टाइप्स का यूज किया जाता है क्लस्टर एनालिसिस में। तो न्यूमेरिकल डेटा टाइप्स का यूज किया जाता है, जो कौन से डेटा के लिए, क्वांटिटेटिव डेटा के लिए, जैसे कि एज और इनकम के लिए न्यूमेरिकल का यूज करते हैं। दूसरा होता है कैटेगरिकल, वो क्वालिटेटिव के लिए होता है, जैसे कलर और ब्रांड। तीसरा होता है ऑर्डिनल, यानी कि हम इसको रेटिंग्स या ग्रेड्स के फॉर्म में क्लासिफाई कर सकते हैं, क्लस्टर कर सकते हैं। एक होता है बाइनरी, यानी कि टू रिजल्ट डेटा लाइक यस और नो और पास और फेल, इसको बाइनरी डेटा टाइप बोलते हैं। एक होता है टाइम सीरीज, यानी कि जो स्टॉक प्राइसेस को टाइम के हिसाब से सीक्वेंशियल डेटा जो होता है, टाइम सीरीज यानी कि सीक्वेंशियल डेटा लाइक स्टॉक प्राइसेस ओवर टाइम। एक होता है टेक्स्ट डेटा टाइप, यहाँ ये अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता है जैसे कि ट्वीट्स और रिव्यूज। ठीक है, तो डिफरेंट डेटा टाइप्स कौन कौन से यूज होते हैं क्लस्टर एनालिसिस में। पहला है न्यूमेरिकल, जो कि एज या क्वांटिटेटिव डेटा के लिए यूज किया जाता है। एक होता है कैटेगरिकल, जो कि क्वालिटेटिव डेटा के लिए यूज किया जाता है। एक होता है ऑर्डिनल, जो कि यूज करते हैं हम रेटिंग्स या ग्रेड्स देने के लिए। एक होता है बाइनरी, जो टू रिजल्ट डेटा के लिए यूज किया जाता है, जैसे कि यस या नो या पास या फेल। एक होता है टाइम सीरीज, यानी कि ये सीक्वेंशियल डेटा होता है स्टॉक प्राइसेस ओवर टाइम के तरह। एक होता है टेक्स्ट, यानी कि अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता है जैसे कि ट्वीट्स और रिव्यूज। बात करते हैं हायरार्किकल क्लस्टरिंग क्या होती है। तो हायरार्किकल क्लस्टरिंग एक मेथड होता है क्लस्टरिंग एनालिसिस का, जहां पे हम हायरार्की को बिल्ड करते हैं क्लस्टर्स की। इसको बिल्ड करने के लिए हम काफी सारी स्ट्रेटजीज को फॉलो करते हैं, और वो स्ट्रेटजीज दो टाइप की होती हैं, एक होती है एग्लोमेरेटिव, एक होती है डिविजिव। एग्लोमेरेटिव में क्या होता है, एक बॉटम अप अप्रोच होता है जहां पे हर एक ऑब्जर्वेशन जो होती है वो उसके अपने क्लस्टर से स्टार्ट होती है,
और पेयर ऑफ क्लस्टर्स को मर्ज किया जाता है एज वन मूव्स अप द हायरार्की। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से बनते हैं। तो ये बॉटम अप अप्रोच होती है, जहाँ पे हर एक ऑब्जर्वेशन स्टार्ट होती है अपने अपने क्लस्टर से। उसके बाद हम इन पेयर ऑफ क्लस्टर्स को कंबाइन कर देते हैं जैसे जैसे हम हायरार्की में बढ़ते जाते हैं। एक होती है डिवीजन, यानी कि हम टॉप डाउन अप्रोच होती है, जहाँ पे कोई भी क्लस्टर अपने क्लस्टर से स्टार्ट होता है, फिर उसको हम स्प्लिट करते हैं, फिर उसके बाद उसको फिर से स्प्लिट करते हैं जैसे जैसे वो हायरार्की से नीचे आता लगता है। तो एग्लोमेरेटिव और डिविजिव इसकी क्लस्टरिंग होती है। इतना आप समझ गए होंगे। अगला है बिर्च मेथड क्या होता है। तो बिर्च मेथड की फुल फॉर्म है बैलेंस्ड इटरेटिव रिड्यूसिंग एंड क्लस्टरिंग यूजिंग हायरार्कीज। बिर्च मेथड क्या है? बैलेंस्ड इटरेटिव रिड्यूसिंग एंड क्लस्टरिंग यूजिंग हायरार्कीज। ये एक एग्लोमेरेटिव हायरार्किकल क्लस्टरिंग एल्गोरिथम होता है। इसको डिजाइन किया जाता है फॉर वेरी लार्ज डेटा सेट्स, और उसको हम यूज करते हैं इंक्रीमेंटली और डायनेमिकली। ठीक है, तो बिर्च मेथड क्या है? ये एक एग्लोमेरेटिव हायरार्किकल क्लस्टरिंग एल्गोरिथम होता है, और ये डिजाइन किया जाता है फॉर वेरी लार्ज डेटा सेट्स एंड कैन इंक्रीमेंटली एंड डायनामिकली क्लस्टर इनकमिंग मल्टी डायमेंशनल मैट्रिंग डेटा पॉइंट्स इनटू हायरार्किकल क्लस्टर्स। इसके वर्क की बात करें तो पहले स्टेप में क्या होता है, हम डेटा को लोड करते हैं ट्री स्ट्रक्चर के अंदर, जिसको हम बोलते हैं क्लस्टर फीचरिंग ट्री, जो समराइज करता है इंफॉर्मेशन को जो कि नीड है क्लस्टरिंग के लिए। स्टेप 1 में क्या करेंगे, हम डेटा को लोड करेंगे टी स्ट्रक्चर में। कैसे टी स्ट्रक्चर में? क्लस्टरिंग फीचर ट्री में, जहां पे हम डेटा की इंफॉर्मेशन जो कि क्लस्टरिंग के लिए यूज की जाएगी उसको हम समराइज करते हैं। फिर स्टेप 2 में हम क्या करते हैं, हम इंक्रीमेंटली कंस्ट्रक्ट करते हैं सीएफ ट्री को बाय एब्सॉर्बिंग न्यू डेटा पॉइंट्स इनटू द एग्जिस्टिंग सीएफ स्ट्रक्चर। ठीक है, यानी कि हमारे पास एक सीएफ बन गया। उसके बाद इसमें हम न्यू डेटा पॉइंट्स को क्या करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे। न्यू डेटा पॉइंट्स को कंस्ट्रक्ट कर दिया। उसके बाद हम क्या करते हैं, स्टेप 3 में हम कंडेंस करते हैं डेटा को बाय रिमूविंग आउटलायर्स एंड मर्जिंग एंट्रीज दैट आर क्लोज टू ईच अदर। स्टेप 3 में क्या करते हैं, हम आउटलायर्स को रिमूव कर देते हैं और उन एंट्रीज को मर्ज कर देते हैं जो कि एक दूसरे से क्लोज है। ठीक है, स्टेप 4 में क्या करते हैं, जैसे ही सीएफ ट्री बन जाता है तो हम स्टैंडर्ड क्लस्टरिंग एल्गोरिथम अप्लाई करते हैं, जैसे कि एग्लोमेरेटिव हायरार्किकल क्लस्टरिंग टू द लीफ नोड्स ऑफ द सीएफ ट्री। तो बिर्च एक पार्टिकुलरली इफेक्टिव फॉर बिर्च इज पार्टिकुलरली इफेक्टिव व्हेन डीलिंग विद लार्ज डेटा सेट्स and is capable of handling noise and outliers in the data। तो बिर्च किस लिए यूज किया जाता है? क्योंकि ये हैंडल कर सकता है नॉइज और आउटलायर्स को किसी भी डेटा के अंदर, तो उसके लिए इफेक्टिव होता है क्योंकि ये लार्ज डेटा सेट्स के साथ हैंडल कर सकता है, डील कर सकता है। पहले स्टेप में क्या करते हैं, हम लोड करते हैं डेटा को एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर में, जिसको बोलते हैं क्लस्टरिंग फीचर ट्री, जो समराइज करता है इन्फॉर्मेशन नीडेड फॉर द क्लस्टरिंग को। स्टेप 2 में क्या करते हैं, हम इंक्रीमेंटली कंस्ट्रक्ट कर देते हैं सीएफ ट्री को बाय एब्सॉर्बिंग न्यू डेटा पॉइंट्स इनटू द एग्जिस्टिंग सीएफ ट्री। स्टेप 3 में हम कंडेंस करते हैं डेटा को बाय रिमूविंग आउटलायर्स, यानी कि इसके अंदर हम आउटलायर्स को रिमूव कर देते हैं और मर्ज कर देते हैं ऐसी एंट्रीज को जो कि एक दूसरे के साथ क्लोज्ड हो। स्टेप 4 में हम जैसे ही सीएफ ट्री बन जाता है तो वहां पे एक स्टैंडर्ड क्लस्टरिंग एल्गोरिथम लगा देते हैं, जैसे कि एग्लोमेरेटिव हायरार्किकल क्लस्टरिंग टू द लिंफ नोड्स ऑफ द सीएफ ट्री। तो ये बिर्च मेथड होता है, इतना समझ गए होंगे। हाँ, तो गाइस बात करते हैं हायरार्किकल स्ट्रक्चर और नॉन हायरार्किकल स्ट्रक्चर के बीच में डिफरेंस की। तो हायरार्किकल स्ट्रक्चर क्या करता है, उसके अंदर डेटा को हम ऑर्गेनाइज करते हैं एक ट्री लाइक हायरार्की में विद नेस्टेड रिलेशनशिप्स, यानी कि इसके अंदर हम एक ट्री लाइक हायरार्की मेंटेन करते हैं जहां पे रिलेशनशिप्स नेस्टेड होते हैं। जबकि नॉन हायरार्किकल स्ट्रक्चर के अंदर हम डेटा को ऑर्गेनाइज नहीं करते हैं किसी भी हायरार्किकल मैनर में, जिससे कि हम मोर फ्लेक्सिबल अरेंजमेंट्स कर पाते हैं। रिलेशनशिप की बात करें तो हायरार्किकल स्ट्रक्चर के अंदर पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होता है नोड्स के बीच में। तो हायरार्किकल स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होता है दो नोड्स के बीच में। वहीं नॉन हायरार्किकल स्ट्रक्चर के अंदर ये जरूरी नहीं है कि पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप हो, उसके अंदर चाचा ताऊ इन सब का डाइवर्स रिलेशनशिप भी हो सकता है। ठीक है, हायरार्किकल स्ट्रक्चर की ऑर्डरिंग की बात करें तो नोड जो होती हैं वो फॉलो करती हैं ऑर्डर को फ्रॉम द टॉप टू बॉटम। जैसे किसी भी कंपनी में सीईओ सबसे ऊपर होता है, उससे नीचे क्या है, उससे नीचे है मैनेजर, उससे नीचे है असिस्टेंट मैनेजर और उससे नीचे है एम्प्लॉइज। ठीक, तो यहाँ पे एक हायरार्की फॉलो हो रही है, एक ऑर्डर फॉलो हो रहा है हायरार्किकल स्ट्रक्चर में, जबकि नॉन हायरार्किकल स्ट्रक्चर में कोई भी ऑर्डर ही फॉलो नहीं होता है। हायरार्किकल स्ट्रक्चर कम फ्लेक्सिबल होते हैं क्योंकि ये प्री डिफाइंड हायरार्किकल अरेंजमेंट को फॉलो कर रहे होते हैं, जबकि नॉन हायरार्किकल स्ट्रक्चर जो होते हैं वो ज्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं क्योंकि वो अलाउ करते हैं डाइवर्स रिलेशनशिप्स और अरेंजमेंट्स को।
हायरार्किकल स्ट्रक्चर्स के एग्जांपल्स की बात करें तो इनके अंदर फाइल सिस्टम्स या ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है वो इसके एग्जांपल हैं। वहीं नॉन हायरार्किकल स्ट्रक्चर का एग्जांपल है सोशल नेटवर्क्स और ग्राफ डेटाबेसेस। समरी में हम कह सकते हैं कि जो हायरार्किकल स्ट्रक्चर हैं वो फॉलो करते हैं एक प्रीडिफाइंड पेरेंट चाइल्ड अरेंजमेंट को, जबकि नॉन हायरार्किकल स्ट्रक्चर कोई भी प्रीडिफाइंड अरेंजमेंट को फॉलो नहीं करते हैं और फ्लेक्सिबिलिटी ऑफर करते हैं, क्योंकि ये रिप्रेजेंट करते हैं डाइवर्स रिलेशनशिप्स को। इतना आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि डाइवर्सिटी डेंसिटी बेस्ड एल्गोरिथम्स क्या होते हैं। तो डेंसिटी बेस्ड एल्गोरिथम्स आर द टाइप ऑफ डेटा क्लस्टरिंग एल्गोरिथम्स जो कि ग्रुप करते हैं डेटा पॉइंट्स को एक साथ, जो कि क्लोजली पैक्ड होते हैं एक दूसरे के साथ। तो डेंसिटी बेस्ड एल्गोरिथम क्या है? दीज आर द टाइप्स ऑफ डेटा क्लस्टरिंग एल्गोरिथम्स दैट ग्रुप टुगेदर डेटा पॉइंट्स दैट आर क्लोजली पैक्ड टुगेदर, जिससे हम मार्क कर लेते हैं, एक मार्क देम एज इंडिविजुअल क्लस्टर्स बेस्ड ऑन द डेंसिटी विद इन ए पार्टिकुलर एरिया। इन एल्गोरिथम्स को हम क्लासिफाई करते हैं या आइडेंटिफाई करते हैं, या ये एल्गोरिथम आइडेंटिफाई करते हैं क्लस्टर्स ऑफ आर्बिट्री शेप्स को, जो कि स्पेशली गुड होते हैं इन आइडेंटिफाइंग नॉइज एंड आउटलायर्स इन द डेटा। तो डेंसिटी बेस्ड एल्गोरिथम क्या है? ये डेटा क्लस्टरिंग एल्गोरिथम का एक टाइप होता है जहां पे हम डेटा पॉइंट्स जो कि क्लोजली पैक्ड होते हैं एक दूसरे के साथ, उनको हम एक साथ ग्रुप कर देते हैं, ठीक है, बेस्ड ऑन देयर डेंसिटी विद इन अ पार्टिकुलर एरिया। इनके टाइप्स की बात करें तो पहला होता है डीबी स्कैन, जो कि होता है डेंसिटी बेस्ड स्पेशल क्लस्टरिंग ऑफ एप्लीकेशन विद नॉइज। ये सबसे ज्यादा कॉमनली डेंसिटी बेस्ड क्लस्टरिंग यूज, इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन डेंसिटी बेस्ड क्लस्टरिंग एल्गोरिथम। सबसे ज्यादा जो यूज किया जाता है वो डीबी स्कैन यूज किया जाता है। इसके अंदर क्या होता है? इट वर्क्स बाय आइडेंटिफाइंग कोर पॉइंट्स विद इन अ मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स स्पेसिफाइड बाय द पैरामीटर विद अ गिवन रेडियस। दूसरा है ऑप्टिक्स, इसको बोलते हैं ऑर्डरिंग पॉइंट्स टू आइडेंटिफाई द क्लस्टरिंग एल्गोरिथम। ये सिमिलर होता है डीबी स्कैन से, लेकिन ये सिंगल पैरामीटर को यूज नहीं करता है, जबकि डीबी स्कैन एक सिंगल पैरामीटर को यूज करता है, ठीक है। एक होता है डेन क्लू, यानी कि डेंसिटी बेस्ड क्लू स्ट्रिंग, ठीक है। ये यूज करता है मैथमेटिकल मॉडल्स को टू फाइंड द डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा पॉइंट्स, और ये आइडेंटिफाई करता है क्लस्टर को बेस्ड ऑन देयर कैलकुलेटेड डेंसिटी ग्रेडियंट। एक होता है HDB स्कैन, जो होता है हायरार्किकल डीबी स्कैन। ये एक्सटेंशन है डीबी स्कैन का ही, जो फाइंड करता है क्लस्टर को ऑफ वेरिंग डेंसिटीज, और ये ज्यादा रोबस्ट है इन पैरामीटर सिलेक्शन, ठीक है। तो ये डेंसिटी बेस्ड एल्गोरिथम है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है फिर भी, लेकिन पढ़ के जाना आप इसको, ठीक है। डेंसिटी बेस्ड एल्गोरिथम क्या है? It is a type of data clustering algorithm that group data points together that are closely packed, marking them as individual clusters based on the density within a particular area. See, so thank you guys for watching the video. वीडियो कैसी लगी आपको? अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत जरूरी हैं। और अगर आपने अभी तक हमारी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की वीडियोस को नहीं देखा है, या आपने हमारे चैनल पे ही प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप की वीडियोस को नहीं देखा है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जाकर देख सकते हैं। एंड थैंक यू गाइस, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। हर हर महादेव, जय हिंद।